हाँ जी, तो स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब परिवार एसबीएस स्टडी क्लासेस में। और मैं आपको इस सेशन में लेकर के आया हैं हिस्ट्री, जो आपको हिस्ट्री 17 नंबर के पूछा जाता है। 17 नंबर के पूछा जाता है जिसमें आपको 7-8 एक्सरसाइज पढ़ना है। 8 एक्सरसाइज जिसको हम लोग गौर से देखेंगे, एक एक एक्सरसाइज को हम लोग बढ़िया से पढ़ने का काम करेंगे। जैसा कि पहला आपके पास एक्सरसाइज है जो आप लोग देख रहे होंगे, पहला एक्सरसाइज जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। और दूसरा का जो आता है वो आता है, पहले हम लोग चलते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है? तो राष्ट्रवाद हम लोग कहते हैं, जानते हैं कि अपने देश के प्रति जिस प्रकार अपने घर के प्रति विचार व्यवहार करते हैं, वही आपका घर का राष्ट्रवाद हुआ। तो कहता है यहाँ पे कि अपने देश के प्रति जो भी हम लोग वेद विचार व्यवहार करते हैं, वही आपका राष्ट्रवाद कहलाता है। तो यहाँ पे दिया गया है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या दिया गया है? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में जो जिस प्रकार से व्यवस्था होता था ना, उसी को क्या कहा जाता था? यूरोप के राष्ट्रवाद। फिर आते हैं हम लोग समाजवाद एवं साम्यवाद। मेरे समाज किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, जो आपको बताया जाता है वो मेरा समाजवाद एवं साम्यवाद है। उसके बाद फिर आते हैं बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण, जो आपके सुझाव में है हिंद चिन्ह में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चिन्ह में राष्ट्रवादी आंदोलन यानी कि हिंद चिन्ह में किस प्रकार से राष्ट्रवाद द्वारा आंदोलन किया गया था। बहुत बढ़िया से प्रश्न यहाँ से पूछता है और आपको पूरी प्रश्न आपसे यहाँ से बन जाएगा। बस पूरे वीडियो में आराम से बने रहेंगे। प्रत्येक वीडियो में आपको हम एक एक वर्ड पढ़ के समझाने का काम करेंगे। बस मेरे साथ आप बने रहें। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करने का काम करें। आपका काम सब्सक्राइब करना है, मेरा काम आपको वीडियो देना है, सिलेबस देना है पूरा करके। आगे कहता है आपके पास चौथा है जो भारत में राष्ट्रवाद। जिस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद रहा था फर्स्ट में, उसी प्रकार से अब कहता है कि भारत में राष्ट्रवाद किस प्रकार से, कैसे, कहाँ से, कैसे चल रहा है, उसके बारे में भी हम लोग विशेष प्रकार से जानेंगे। उसके बाद फिर आता है 5वां नंबर जो कहता है अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थव्यवस्था और आजीविका यानी कि हमारे देश में किस प्रकार से अर्थव्यवस्था है, रहन सहन है और किस प्रकार से लोग रह रहे हैं, इसी को यहाँ पे बारे में बताया गया है, अर्थव्यवस्था और जीविका के बारे में यहाँ पे। फिर आगे कहता है आपको शहरीकरण एवं शहरी जीवन। जिसे हम लोग कोई बहुत लोग होते हैं जो देहात लोग में रहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि वहाँ खेती गृहस्थी किया जाता है, गौ पालन किया जाता है, किसान भाई लोग रहते हैं, उसी को आपको कहा जाता है जिस देहाती लोग। और शहरीकरण जिसे शहर में जो लोग बस कमाने खाने के अलावा कुछ नहीं जानते हैं, बस सिर्फ कमाना जानते हैं और खाना जानते हैं। जहाँ तक कि आप लोग देखते होंगे कि बगल वालों से मतलब नहीं रहता है। शहर के जीवन के बारे में चर्चा किया गया, उसको शहरीकरण कहते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं व्यापार और भूमंडलीकरण। हमारे जब हम लोग हैं तो किस प्रकार से व्यापार कैसे करना चाहिए, कैसे किया गया है, कैसे हो सकता है, इसके बारे में अपनी धरती पे जो सोचते हैं उसी को व्यापार भूमंडलीकरण कहा जाता है। उसके अंतर्गत हम लोग बढ़िया अच्छे बातें जानेंगे। इधर से प्रश्न थोड़ा सा कम आते हैं, जो प्रश्न आपको ज़्यादा आएंगे उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आप बस सिर्फ बने रहेंगे पूरी वीडियो में। आगे टॉपिक आता है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के बारे में आपको बताया गया है, बढ़िया से विशेष में चलेंगे। तो आज अभी आपको हम शुरू करने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद एक्सरसाइज 1। यूरोप में राष्ट्रवाद क्या कहता है, इसको हम लोग बढ़िया गौर से देखेंगे और समझने का थोड़ा सा काम करेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बोला है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या बोला है? यूरोप में राष्ट्रवाद। ध्यान देना इस बात को, यूरोप में राष्ट्रवाद कहा गया है। उसके बाद क्या कहता है यूरोप में राष्ट्रवाद किस प्रकार से। तो सबसे पहले आपको हम यह बात से जानकारी करवा दें कि राष्ट्रवाद क्या है। तो आपको बताए थे हम कि अपने देश के प्रति हित अहित जिस प्रकार से भौगोलिक संस्कृति, जैसे अपने देश को हम सेवा करना चाहते हैं या फिर बर्बाद करना चाहते हैं, किसी प्रकार की भावना जो रखते हैं अपने देश के प्रति, उसी को यूरोप में राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद कहा जाता है, उसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। जो अपने देश के प्रति जिस प्रकार से भावना रखते हैं आप, वो राष्ट्रवाद आपको कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग को जानना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद किस प्रकार से चल रहा था। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। कहता है कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। आधुनिक जो अभी चल रहा है ना विश्व में राजनीतिक, जिस प्रकार से उसका जागृति प्रतिफल है। कैसा फल है? जागृति प्रतिफल है। समझ गए?
यह एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता वाहक बनती है, एकता की वाहक बनती है। यानी कि हम लोग जिस समाज में रहें, हिंदू में रहें, मुस्लिम में रहें, सिख में रहें, ईसाई में रहें, बहुत प्रकार के समाज मेरे पास है। तो जिस समाज में भी रहें, उस समाज के बारे में जो भी हम सोचते हैं, है ना, भौगोलिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, सामाजिक हो गया, जिस प्रकार से अपने परिवेश में सोचते हैं, रहन सहन के बारे में एकता की भावना जो रखते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद ऐसा ही आपको चल रहा था। क्या कहा, फिर से हम लोग देख लेते हैं कि यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है, उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। जैसे आपको 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, बस ओनली फॉर राष्ट्रवाद क्या है, आपको प्रश्न ऐसा ही लिखा रहेंगे, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ दिया रहेगा। तो ध्यान देना है, जहाँ भी आपको राष्ट्रवाद वाली प्रश्न आ जाए तो आपको यहाँ लिखना है आंसर, या फिर हिंदी में लिखना है उत्तर। अच्छे शब्द में लिखना है कि जो भी व्यक्ति अपने समाज में, या फिर सिंपल वे में लिखना है कि अपने देश के प्रति कोई नागरिक जो भावना रखता है, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। और बढ़िया से किताबी भाषा में लिखना है तो यही लिखेंगे, यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों की एकता की वाहक बनती है, उसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। लेकिन ध्यान देना है, हम लोग को बस परिभाषा से मतलब है, बढ़िया से लिखने से मतलब है। तो इतना समझ जाइए कि राष्ट्रवाद के मतलब होता है कि अपने देश के प्रति जो भावना लोग रखता है, उसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। चलेंगे, इसी को बढ़िया से बना करके लिख देना है। आपको 2 नंबर में प्रश्न आते हैं। आगे आपको कहता है कि राष्ट्रवाद की भावना का विश्लेषण, बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल में ही हो चुका था। यहाँ से प्रश्न आपको आएगा कि राष्ट्रवाद का बीजारोपण यूरोप में किसके काल में हुआ था। ध्यान देना है, किसके काल में हुआ था, तो पुनर्जागरण के काल में ही हो गया था। किसके काल में हुआ था, पुनर्जागरण के काल में ही हो गया था। आगे कहता है, परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई है। यह जो दिखावा होने लगा, यह लोग जानने लगा है, वो 1789 ईस्वी की जो फ्रांसीसी जो क्रांति हुआ था फ्रांस के बीच, उस फ्रांसीसी क्रांति में यह उन्नत रूप से प्रकट हो गई है। और 19वीं शताब्दी में तो यह उन्नत एवं आक्रामक रूप से सामने आई। जब 1789, हम लोग 19वीं शताब्दी किसे कहते हैं, ध्यान देना इस बात को। तो जब हमको 1700 से 1800 चल रहा था ना, जिसे यहाँ 1700 से 1789 है, तो ये आपका 18वीं शताब्दी है, ये आपका 18वीं शताब्दी है। ये आपका 19वीं शताब्दी मतलब हुआ कि 1800 से लेकर के 1900 के बीच तक, 1800 से लेकर के 1900 के बीच तक, 1800 ईस्वी से लेकर के 1801, 1802, 1803 जो भी आपका है 1900 ईस्वी तक जो भी आपका चलता है, उसको 19वीं शताब्दी कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि 19वीं शताब्दी में तो यह उन्नत रूप से, आक्रामक रूप से सामने आ गई। इसके कारण भी यथेष्ट थे। आपको कहा इसके कारण क्या थे, तो यथेष्ट थे, और परिणाम भी युगांतिकारी था। समझ गए। आगे आपको कहता है कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विश्वास में फ्रांस की राजक्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहता है कि यूरोप में जब राष्ट्रीयता चल रहा था, तो उस भावना को विकास करने के लिए फ्रांस की राजक्रांति तत्पश्चात मतलब उसी के समय नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिवर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वधारणाओं की वस्तु बना दी। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचाया गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्या है ना कि आप लोग जब भी बैठे तो बुक लेकर के बैठे, बुक से मैच करवाएं और समझने का काम करें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख रहे हैं थोड़ा धुंधला टाइप के दिख रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं, समझने का काम करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो आगे क्या कहता है, क्या हम लोग पढ़े थे, हाँ, सड़कों और सर्वधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग
नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की प्रसिद्धि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियां के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में एकत्रित हुआ। ध्यान देना इस बात को। कहता है आपको यहाँ से ध्यान दीजिएगा, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियाँ नेपोलियन के पतन के बाद, जब नेपोलियन जब अंत होने लगा तो उसके पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो वियना में। कहाँ है? वियना। आपको ऑप्शन दिया रहेगा वियना, ध्यान देना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना में आपका ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो वियना में 1815 ईस्वी में एकत्र हुई। वहाँ जाकर के सब लोग उस मामले में समझे, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया। यहाँ पे कहा जाता है कि जब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में एकत्र हुई सब मामला, तो उनका उद्देश्य यह था कि यूरोप में पुनः मतलब दोबारा यूरोप में उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिससे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। नेपोलियन के जो युद्ध था उसके जो भी है युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। किसको? और जो आपका यूरोप का क्या था? यूरोप का जो व्यवस्था था। समझ गए? आगे आपको प्रश्न आगे क्या कहता है लाइन क्या कहता है? परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां राजनीतिक को निर्धारण करने वाले नए तत्वों के रूप में उभर रही थी। सन 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिख किया। ध्यान देना इस पार्ट को, इस बातों को एकदम गौर से ध्यान देना। कहता है कि सन 1815 ईस्वी में जब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना को घोषित कर दिया गया तो उसी वर्ष में वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिख ने किया। मेजबानी वहाँ का संचालक कौन किया? चांसलर मेटरनिख ने किया। जब ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति वियना को सम्मानित किया गया 1815 ईस्वी में, तो उस समय वहाँ के कौन था? चांसलर मेटरनिख जी थे, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। प्रतिक्रियावादी था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्तियों से मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था। कहता है कि इतना जो मामला करने का मकसद यही था ना, इतना जो 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन में जो आपका चांसलर मेटरनिख के द्वारा जो भी मामला किया गया वो प्रतिक्रियावादी व्यक्ति थे। इस सम्मेलन में ब्रिटेन ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया, 4 देश। कौन? ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्तियों से मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य था क्या? यूरोप में शांति संतुलन को स्थापित करना। हाँ, कि मेरे देश में कैसे शांति रहे यूरोप में, यही प्रकार से वहाँ पे चांसलर मेटरनिख द्वारा यह रणनीति रचा गया, बताया गया। कहा जाता है आगे कहता है कि जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था, गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना करना मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था। किसका उद्देश्य था? मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था जी? आपको ऐसा क्वेश्चन कहेगा कि मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, तो ध्यान देना है। मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था कि नेपोलियन के युद्धों में समाप्त कर दिया था गणतंत्र एवं यहाँ ध्यान देना, यहाँ से गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, उसका विरोध करना
और पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना करना, ये मेटरनिख का उद्देश्य था। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। हाँ, ध्यान दीजिएगा इस बात को। कहता है कि जब मेटरनिख व्यवस्था युद्ध हो गया तो अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से, किसका सम्मेलन? तो वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। आपको अब यहाँ से कहता है कि क्या वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन का अंत, यहाँ से प्रश्न सुनिएगा, नेपोलियन का अंत और मेटरनिख का शुरुआत कब हुई थी? तो वियना सम्मेलन के माध्यम से। किसके द्वारा? तो वियना सम्मेलन के माध्यम से। वियना सम्मेलन के माध्यम से क्या हुआ था? तो नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग का शुरुआत। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिख ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। वाह रे वाह। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश से वुर्वो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। वुर्वो वंश के सम्राट कौन थे? फर्डिनेंड, समझ गए, को दे दिया गया। रोम और उसके आसपास के राज्यों पॉप सौंप दिए गए। क्या फिर कहता है लोमांडी एवं वेनेशिया पर ऑस्ट्रेलिया की प्रभुता कायम हुई। मोडेना और टर्कनी के प्रांत हैब्सबर्ग राजवंश को दिए गए तथा जेनेवा और सोर्डिया पिडमाउंट के राज में सम्मिलित कर दिए गए। जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रेलिया का अधिकार स्थापित किया गया तथा हर संभव प्रयास किया गया कि उनसे राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। मेटरनिख ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना की। क्या? पुरातन व्यवस्था की। मेटरनिख ने फ्रांस में किस व्यवस्था का स्थापना किया था? तो यहाँ से प्रश्न कहेगा, ध्यान दीजिएगा, पुरातन व्यवस्था का। किस व्यवस्था का? पुरातन व्यवस्था का स्थापना किया था। आगे आपको कहता है कि इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रवाद भावना का प्रसार हुआ, जिससे यूरोप के लगभग सभी देश प्रभावित हुए। ध्यान देना, जहाँ पे मेन पॉइंट रहेगा आपको 2-3 बार बोलेंगे, आप ध्यान से सुनते चलेंगे। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था स्थापित करने के लिए वुर्वो राजवंश को पूर्ण स्थापित किया गया। लुई 18वां, यहाँ पे ध्यान देना, लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। लुई 18वां फ्रांस का राजा कौन बना? लुई 18वां, ध्यान देना इस बात को। उसे फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों में समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। उसने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्य साम्य वंश स्थापित करने का प्रयास किया तथा उसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से सांवैधिक घोषणा पत्र जारी किए गए, जो 1848 ईस्वी में तक फ्रांस में चलते रहे चार्ल्स 10 या चार्ल्स एक्स इसको कह सकते हैं में शासन काल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। 1830 की क्रांति, ध्यान देना है। तो यह जो आपको राष्ट्रवाद के विशेष जानकारी यहाँ तक है। अगले टॉपिक में हम लोग लेकर के चलेंगे, एक्सरसाइज यही रहेगा, जुलाई 1830 की क्रांति। तो यहाँ तक आपको इस बात को हम जानकारी दिवा दें कि ये जो बात आपको चला यहाँ जो आपका बात चला, ये पूरा ओनली फॉर राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा किया है। राष्ट्रवाद के बारे में सिर्फ हमको सीखना था, राष्ट्रवाद क्या है, समझ गए। तो ये जो राष्ट्रवाद के मतलब होता है, आपको पहले भी बताए थे कि अपने देश के प्रति जो भी नागरिक भावना अपना रखता है, या तो अच्छा रखे या तो खराब रखे, उस पर डिपेंड करता है, उसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। समझ गए, राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो अगर इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो उसको मैसेज के सहारे हम लोग को बता दें बढ़िया से, ताकि आप लोग अगले वीडियो बढ़िया से लेकर के आएँ।
और हाँ, ध्यान रहे इस बात को कि चैनल को सब्सक्राइब जो आपको रहता है सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। और जा कर के टेलीग्राम पे भी आप SB स्टडी क्लासेस सर्च करने का काम करेंगे ताकि आपको टेलीग्राम से भी कोई सूचना प्राप्त हो जाए, है ना। तो इस वीडियो में आपको राष्ट्रवाद तक इतना ही तक, बाकी पार्ट 2 में जो लेकर के आएंगे राष्ट्रवाद पार्ट 2, वो आपको 1830 की क्रांति, 1830 की क्रांति, ध्यान देना इस बात को, 1830 की क्रांति अगले टॉपिक में, ठीक है। तो आज तक इतना ही, बाकी फिर अगले दिन, तब तक लिए नमस्कार।